क्लास 10th के इतिहास वाले पोर्शन में चौथा चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। और इस अध्याय में हम लोग आधुनिक युग से पूर्व का विश्व पढ़ेंगे और 19वीं शताब्दी जो 1815 से 1914 के बीच की युद्ध के बीच की जो अर्थव्यवस्था है उसको पढ़ेंगे और विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण पढ़ेंगे और युद्ध के बाद का युग कैसा था उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वैश्वीकरण एक आर्थिक पद्धति है जो लगभग 50 वर्ष पुरानी है, लेकिन भूमंडलीकृत विश्व को बनने में बहुत अधिक वर्ष लगे हैं। ठीक है, इस इतिहास को समझने के लिए हमें व्यापार, प्रवास, लोगों की काम के लिए खोज, पूंजी की आवाजाही आदि के इतिहास को समझने की आवश्यकता है। हमें उन विभिन्न दौरों को समझने की आवश्यकता है जिनके माध्यम से हमारा संसार उभरा है। जैसे पहले का समाज ऐसा नहीं था जैसा आज है। ठीक है, आज जो है वैश्वीकरण इतना बढ़ गया है एक आर्थिक पद्धति के रूप में कि जीवन जो है कभी कभी लगता बहुत कठिन है, कभी कभी लगता बहुत आसान है। आसान उसके लिए है जो कुछ काम कर रहा है, जिसके पास कुछ पैसे आ रहे हैं, उनके लिए उनका जीवन जो है सरल है। लेकिन जो व्यक्ति बेरोजगार है, जिसके पास कोई काम नहीं है, वो तो निश्चित रूप से बड़ी ही जटिल समस्या में जकड़ा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं आधुनिक युग से पूर्व का विश्व। तो मानव समाज परस्पर मजबूती से जुड़ा हुआ है। प्राचीन समय से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी व तीर्थयात्री विभिन्न कारणों के लिए लंबी लंबी दूरियां तय करते थे या लंबी लंबी दूरियों की यात्रा करते थे। इनमें से प्रमुख कारण ज्ञान की प्राप्ति। जैसे कोई यात्रा क्यों करता था? पहले के टाइम पे लोग यात्रा करते थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अधिक अवसरों की तलाश के लिए, धार्मिक अथवा आध्यात्मिक पूर्ति के लिए तथा दुर्व्यवहार अर्थात यातनापूर्ण जीवन से बचाव आदि के लिए। जैसे कि समाज में किसी को प्रताड़ित किया जाने लगा तो पहले ये नहीं था, पहले जनसंख्या कम थी तो आदमी इस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाके बस जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से वे अपने साथ बहुत सी वस्तुएं, धन, विचार, कौशल, मूल्य खोजें, यहाँ तक कि रोगाणु व बीमारियां भी साथ लेकर आते जाते थे। एक स्थान जब गए, मान लीजिए यहाँ पे कोई बीमारी फैली है, महामारी फैली है, वो भी बीमार है, हल्का फुल्का संक्रमित है और वो जाके किसी दूसरे शहर में बस गया तो वहाँ उसके संपर्क में आने वाले लोग भी संक्रमित हो जाएंगे, है ना। जैसे आजकल कोरोना महामारी जो फैला हुआ है, इसे जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है। और इस महामारी को बचाने के लिए आप लोग देख ही रहे हैं क्या क्या हुआ इस महामारी से बचने के लिए। तो कह रहा 13वीं शताब्दी से देशों के मध्य मजबूत संबंध स्थापित होने लगे थे, क्योंकि उस समय जो है अब धीरे धीरे एक देश से दूसरे देश को जुड़ने के लिए जो है जो मार्ग थे उनका खोज किया जाने लगा। यात्रा को सुगम बनाने के लिए अनेक प्रयास किए जाने लगे। तो रेशम मार्ग से विश्व का जुड़ना। रेशम मार्ग विश्व के दूर दूर स्थित भागों के बीच आधुनिक युग से पूर्व के व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संपर्कों का एक अच्छा उदाहरण है। जैसे यूरोप व उत्तरी अफ्रीका के साथ एशिया का संपर्क। रेशम मार्ग मतलब रेशम के जो व्यापारी जिस रास्ते से आते जाते थे वही रेशम मार्ग है। ऐसा नहीं कि रेशम का रास्ता बनाया जाता था। ठीक है, जैसे रेशम मार्गों के माध्यम से चीन से रेशम के जहाज, भारतीय मसाले व वस्त्र, यूरोप से सोना व चांदी विश्व के विभिन्न स्थानों तक ले जाते थे या ले जाए गए। ठीक है, इन मार्गों से अब उसी रास्ते से जब एक बार रास्ता बन गया तो भाई जाहिर सी बात है जितने आने जाने वाले लोग रहेंगे उस रास्ते का प्रयोग करेंगे। तो इन मार्गों से बौद्ध उपदेशक, ईसाई मिशनरियाँ व बाद में मुस्लिम उपदेशकों ने भी यात्राएं की। ये मार्ग विश्व के दूरतम देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और व्यापार के महान संसाधनों के रूप में स्वयं को साबित कर चुके हैं। अब कहा जाए भोजन की यात्रा, नई फसलों का परिचय। देखिए, अब व्यापारी और यात्री जिन स्थानों पर यात्रा के लिए जाते थे वहाँ नई फसलों का परिचय करके आते थे।
जैसे आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्ची, चुकंदर आदि का परिचय अमेरिका, जिसकी खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। आलू, चुकंदर, सोयाबीन, ये मक्का टमाटर का नहीं खोज, अमेरिका का खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, और भारत का वास्को दी गामा ने। ठीक है, तो कह रहा है बाद जो है यूरोप और एशिया से हो गया। अब ये आलू, सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि जो है यूरोप और एशिया दोनों में परिचित हो गया, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह लोग आने जाने लगे। ठीक है, नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंच गया। आप लोग जानते हैं इस समय नूडल्स वगैरह कितना मतलब सेलिंग है फास्ट फूड का। तो कह रहा है कि आलू से परिचय होने के बाद यूरोप के निर्धन अच्छे भोजन करने लगे, और जिससे उनका जीवन बढ़ गया। पहले अच्छा भोजन नहीं मिलता था, पहले खाने की बहुत किल्लत होती थी, लेकिन जब से ये ऐसी चीज़ें उगने लगी मार्केट में जो बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाएं, उपलब्ध हो जाएं, किसान खेत में उगाने लगे, मार्केट में अवेलेबल होने लगी, लोग खरीदने लगे और खाने लगे। जैसे अगर मान लीजिए आलू न रहे तो सब्जी तो अधूरा हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम सब्जी में जो है आलू डाला जाता है ना। तो इस प्रकार से जो है आयरलैंड के गरीब काश्तकार आलू पर काफ़ी निर्भर हो चुके थे, और 1840 के दशक के मध्य आयरलैंड में आलू की फसल किसी बीमारी के कारण खराब हो गई। अब सोच लीजिए आलू नहीं, ख़त्म हो गया सब, तो कैसी स्थिति बनी होगी। तो जिससे आयरलैंड में भयानक आलू अकाल, ठीक है, 1845 से 49 के बीच में भयानक आलू अकाल की स्थिति बन गई, और लगभग 10 लाख लोगों से अधिक की मृत्यु हो गई आयरलैंड में। सोचिए अगर भारत में हो जाए, जहाँ पे इसकी जनसंख्या जो 133 करोड़ है, आलू बंद हो जाए तो कितने लोग खाने बगैर मर जाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी आलू तो महंगा है, और हरी सब्जियां जो है उसके मुकाबले बहुत अच्छा जो है बेनिफिट दे रही है हम लोगों को, उसका लाभ हम लोग ले रहे हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि आलू जब सस्ता हो जाता है तो अधिकतर लोग आलू का ही सेवन करते हैं। बहुत सारे लोग हैं केवल आलू खा के जीते हैं। वो जैसे अब कोई साधु है, ठीक है, उसे फल फूल नहीं मिल पा रहा है, अब 100 रुपये किलो सेब नहीं खरीद पाएगा, तो जाहिर सी बात है 10 रुपये किलो आलू खरीदेगा, और उसे उबाल के उसमें जो है सेंधा नमक डाल के खा के अपना दिन काटता है। अब 10 रुपये में 1 किलो मिल जा रहा है ये, और 100 रुपये में मिलेगा, 100 रुपये में 10 किलो आलू मिलेगा, उसके कई दिन का भोजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब नए मार्गों की खोज हुई और व्यापार के अवसर बढ़ गए। जाहिर सी बात है, जब आपको नए मार्गों की खोज हो गई तो नए रास्ते से लोग दूसरे देशों तक जाने लगे, और अपने वहाँ जैसे हमारे वहाँ बहुत अधिक गेहूँ होने लगा, तो हम क्या करते थे, अपने वहाँ का गेहूँ ले आके वहाँ बेचते थे, और वहाँ जो होने वाली चीज़ें हैं उनको खरीद के ला के अपने वहाँ बेचते थे, और खुद भी खाते थे और दूसरों को भी खिलाते थे। अपने खाए तो अपना काम चल गया, दूसरों को खिलाए तो हमारा व्यापार भी हो गया। ठीक है, उससे पैसे भी तो कमाए। इसी प्रकार से पहले जो है व्यापारिक कार्य जो होते थे। 19वीं शताब्दी जो 1815 और 1914 के बीच का है, उसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने विभिन्न तरीके से परस्पर प्रभाव डाला। इसने समाज को बदल दिया और अपने बाहरी संबंधों को नया रूप दिया। ठीक है, जैसे वस्तुओं में व्यापार का प्रवाह हो गया, जैसे विशेष रूप से कपड़े व गेहूं का। रोजगार की तलाश, लोगों के प्रवास के कारण श्रम का प्रवाह हुआ। लंबी दूरी वाले स्थानों, अल्प अवधि या दीर्घ अवधि के निवेश के लिए पूंजी का प्रवाह। ये तीनों प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और महत्वपूर्ण रूप से लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। उसके बाद विश्व अर्थव्यवस्था के उदय के बारे में पढ़ेंगे तो 18वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिकीकरण और जनसंख्या वृद्धि ने ब्रिटेन में खाद्यान्न की मांग में वृद्धि कर दी। इस स्थिति ने खाद्यान्न मूल्य में वृद्धि कर दी। और उसके बाद जो आता है कि जमींदारों के दबाव के कारण अब एक कार्न ला और इसके प्रभाव। ठीक है, कार्न ला, मक्का, कार्न मतलब मक्का, अनाज भी कहते हैं, और ला मतलब नियम या कानून होता है ना। तो जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने कार्न के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कानून को सामान्यतः कार्न ला के नाम से जाना जाता था।
कान ला के सूत्रपात के बाद भोज्य पदार्थों का मूल्य अत्यधिक हो गया, मतलब वृद्धि हो गई, बढ़ गया। नगरों में रहने वाले उद्योगपति और लोग उच्च मूल्यों के कारण अप्रसन्न थे। उन्होंने कान ला का उन्मूलन करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला और उन्मूलन के बाद ब्रिटेन में भोजन पहले की अपेक्षा अत्यधिक सस्ते दरों पर आयातित हो सका। ब्रिटेन या ब्रिटिश सरकार कृषि आयात से प्रतिस्पर्धा करने में अयोग्य थी। भूमि का विशाल क्षेत्र खेती के लिए योग्य नहीं था और हजारों लोगों ने अपनी आजीविका खो दी थी। वे कार्यों की तलाश में शहर आ गए अथवा विदेशों की ओर पलायन कर गए। जैसे हमारे वहाँ जनसंख्या अधिक है, रोजगार नहीं है, तो लोग दूसरे राज्यों में या देशों में जा कर के जो है काम करते हैं और वहाँ से जो उनको जो आय प्राप्त होता है वह ले करके यहाँ अपने वहाँ जो है अपने परिवार को जिलाते हैं, अपने खुद जो है उसका उपभोग करते हैं। तो कान ला के उन्मूलन के प्रभाव के कारण ही 1890 ईस्वी से वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और बहुत सारी चीज़ें जो हैं बढ़ गईं। उसके बाद जो है अब भोजन के लिए जो है जैसे 19वीं शताब्दी के विश्व में तकनीक की भूमिका, जैसे अब एक स्थान से दूसरे स्थान कोई चीज़ ले जाना है तो यहाँ इतना तकनीकी विकसित हो गया, जैसे रेलवे हो गया, स्टीमर हो गया, टेलीग्राफ हो गया। इन सब के माध्यम से जो है अब हम इन सब का प्रयोग करने लगे, ठीक है। और 19वीं शताब्दी के विश्व के रूपांतरण पर अत्यधिक प्रभाव डाला है, जिसके परिणाम स्वरूप तीव्र रेल परिवहन, मालगाड़ी के हल्के डिब्बों और विशाल जहाज़ों ने कम लागत पर परंतु तीव्र गति से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के दूर स्थित खेतों से तैयार माल को यूरोप के बाजार में पहुंचाने में काफ़ी सहायता की। जैसे मान लीजिए अब यहाँ से जो है हमारे पास बढ़िया साधन न हो और हमारे वहाँ खूब बकरियाँ हों, ठीक है, और उनको जो है किसी चीज़ में लोड करके लेके जाएं, अब पता चले जाने में 3 महीना लग जाए जाते जाते, हमारे पास उतना चारा ना हो तो हम कैसे उनको ज़िंदा रख पाएंगे? नहीं, मर जाएंगी सब ना। लेकिन आज सुविधा इतना फास्ट है कि आज बकरी को काट के उसका सारा मांस अलग अलग करके पैकेट में पैक करके फ्रिज में रख के लेके पहुंचा देते हैं, है ना। जैसे मछलियां हैं ना, अब मार्केट में मछली खरीदने जाते हो ना तो मछली आपको जिंदा मिल जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फ्रीजर मछली भी तो मिलती है, वो पता नहीं कितने महीने पहले की मारी हुई मछली है और उसको बर्फ़ में फ्रिज में रख के ठंडा कर दिया गया है, वो चल रहा है, न सड़ रही है न गल रही है, और उसका उपभोग जब आप चाह रहे हैं तो बना कर ले रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो है ये विदेश में भारतीय उद्यमी जो भारतीय साहूकार थे तथा व्यापारियों के उन लोगों के समूहों के बीच थे जिनके मध्य भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया में कृषि निर्यात का वित्त पोषण किया। शिकारी पुरीश्राफ और नट्टू कोट्टाई चेट्टियार कुछ प्रसिद्ध भारतीय साहूकार थे। भारतीय व्यापारियों और महाजनों ने भी अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशवादियों का अनुसरण किया। ये प्राय पर्यटकों को स्थानीय और आयातित कलाकृतियाँ बेचा करते थे, जो दुर्लभ वस्तुएं होती थी उनको बेचते थे। उसके बाद जो है भारतीय व्यापार और उपनिवेशवाद है और वैश्विक व्यवस्था है, इस टॉपिक को देख लिया जाएगा, ठीक है। इसमें जो है कपास के निर्यात की बात की जाती है। औद्योगिकरण के पश्चात जो है ब्रिटेन में भी कपास उत्पादन बढ़ने लगा था। उद्योगपतियों ने सरकार पर भारत से आयातित कपास को प्रतिबंधित करने का दबाव डाला और स्थानीय उद्योगों की सुरक्षा की, ठीक है। और भारत ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध है। संपूर्ण 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजार में ब्रिटिश निर्माणकर्ताओं की अधिकता हो गई। खदान और कच्चा माल जो भारत से निर्यात किया जाता था उसमें ब्रिटेन में वृद्धि हो गई थी और भारत द्वारा ब्रिटेन को भेजे जाने वाले माल की अपेक्षा ब्रिटेन से भारत भेजे जाने वाले माल की दरें ऊंची होती थी। इस प्रकार ब्रिटेन भारत के साथ व्यापार अधिशेष में रहता था और इस अधिशेष का प्रयोग दूसरे देशों के साथ व्यापार में होने वाले घाटे की भरपाई करने में करता था। ब्रिटेन के इस व्यापार अधिशेष ने घरेलू खर्चों में सहायता की
जैसे ब्रिटिश अधिकारियों व व्यापारियों को भेजे जाने वाले व्यक्तिगत धन के लिए बाहरी ऋण तथा ब्याज का भुगतान करने और भारत में ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन के लिए जो है उस धन का प्रयोग किया जाता था। देखिए, युद्ध के बीच अर्थव्यवस्था। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक लड़ा गया था, मुख्यतः यूरोप में लड़ा गया, लेकिन इसका प्रभाव जो है संपूर्ण विश्व पर पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध दो शक्ति गुटों के बीच लड़ा गया। एक तरफ मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस व रूस थे, बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका भी जुड़ गया, ठीक है। और दूसरी तरफ मध्य शक्तियाँ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की थे। संसार के अग्रगामी औद्योगिक राष्ट्र युद्ध से जुड़ गए और अपने शत्रुओं का विनाश करने का प्रत्येक संभव प्रयास किया। प्रथम विश्व युद्ध प्रथम आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। पहली बार जो है इसमें आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया गया, जैसे मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज, रासायनिक हथियार जैसे परमाणु बम, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में परमाणु बम का शायद प्रयोग नहीं हुआ, रासायनिक हथियारों का प्रयोग हुआ, लेकिन परमाणु बम का प्रयोग नहीं हुआ था। लगभग में अभी उस समय जो इतना डेवलप नहीं हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु हथियारों का प्रयोग हुआ था, परमाणु बम का, जो 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को नागासाकी व जापान में गिराया गया था। और उसका असर आज भी देखने को मिलता है। आज भी वहाँ पे लोग जो है जब जन्म लेते हैं तो कोई ना कोई अंग उनका जो है एक अल्प विकसित हो जाता है, ठीक है, मतलब एक नुक्स जरूर आ जाता है शरीर में। तो इस युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लगभग 90 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हो गए। सोचिए, परिवार के कमाने वाले सदस्य जब मार दिए गए और घायल हो जाने के कारण जो है कुछ लोग मार दिए गए, कुछ लोग घायल हो गए, तो उनकी जो पारिवारिक आय थी वो तो ख़त्म हो गया, तो खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। और उसके बाद जो है खर्चा चलाना मुश्किल हो गया तो आप समझ सकते हैं ये किस प्रकार से परिवार का भरण पोषण या जीवन यापन हो रहा होगा। तो अब पूर्वी यूरोप से गेहूं का निर्यात युद्ध के दौरान अवरुद्ध हो गया। फलस्वरूप कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं का उत्पादन विस्तृत हो गया। युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में उत्पादन पुनर्जीवित हो गया और गेहूं की पैदावार भरपूर हो गई। अनाज का मूल्य गिर गया, ग्रामीण आय का पतन हो गया और किसान कर्ज में डूब गए। जैसे मान लीजिए इस समय आलू है ना, अब 40 रुपये किलो आप खरीद के बो रहे हैं। अब फसल तैयार होने पर जो है 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये किलो बिकता है। तो एक तो आपने पूरा जो है उस पूरे फसल चक्र के दौरान मेहनत की, जम के पसीना बहाया फसल के लिए, उसमें लागत लगाई, कुड़ाई, खाद, मिट्टी, पानी, सब तैयारी करना पड़ता है, सब देना पड़ता है। तो जब 40 रुपये खरीद के 10 रुपये बेचेंगे तो कहाँ से फ़ायदा होगा, कितना आप उत्पादन कर पाएंगे। तो अधिकतर जो है लोग टूट जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टॉक रखते हैं, रेट चढ़ने पर बेचते हैं। अब आलू ज़्यादा देर तक रोक भी नहीं सकते, सड़ना शुरू हो जाएगा। इन गेहूँ है तो दवा ववा डाल के और सूखे स्थान पर रख के जो उसका मतलब बचाया जा सकता है उसको। तो बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग एक पॉइंट है। इसमें कह रहा है कि आर्थिक संकट की संक्षिप्त अवधि के बाद 1920 के दशक में प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था फिर से मजबूत होनी शुरू हो गई, ठीक है। कारों का बृहद उत्पादन, कार जानते हो ना, कार निर्माता हेनरी फोर्ड ने डेट्राइट में अपने नए कारखाने असेंबली लाइन में शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि यह विधि वाहनों को उत्पन्न करने का तीव्र एवं सस्ता माध्यम प्रदान करेगी, ठीक है। उसके बाद महामंदी का दौर शुरू हो गया 1929 के आसपास। वर्ष 1929 के आसपास महामंदी शुरू हो गई और 1930 के दशक के मध्य तक बनी रही, ठीक है। इस अवधि के दौरान संसार के अधिकांश देशों ने उत्पादन, रोजगार और आय और व्यापार में जो है अत्यधिक गिरावट को महसूस किया। महामंदी के लिए कुछ कारक थे जो पूर्ण रूप से जो है जिम्मेदार माने जा सकते हैं। जैसे पहला जो है कृषि उत्पादन की अधिकता की समस्या का बने रहना। इससे जैसे मान लीजिए खूब ढेर सारा गेहूं उत्पादन होने लगे तो जाहिर सी बात है गेहूं का मूल्य गिर जाएगा।
ढेर सारा जो है धान होने लगे तो जाहिर सी बात है धान का मूल्य गिर जाएगा। यानी जब उत्पादन बढ़ जाएगा और डिमांड कम हो जाएगा तो उसके मूल्य में क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। जब मूल्य में गिरावट आ जाएगी तो जो किसान रहेंगे वो परेशान हो जाएंगे। भाई अपनी चीज़ों को सस्ता बेचेंगे तो कम पैसे ही मिलेंगे और जितना पैसा मिलेगा उसी से उनको काम चलाना है। तो पहला कारक ये था। दूसरा कारक ये था कि बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया था और अमेरिकी पूंजीवादियों ने यूरोपीय देशों को ऋण देना बंद कर दिया था। इससे यूरोप में कुछ प्रमुख बैंक धराशायी हो गए और मुद्रा का पतन हो गया, जैसे स्टर्लिंग, और ऋण वापसी नहीं कर पाए। एक ये भी कारण था महामंदी का कि जो ऋण लिए थे, जो कर्ज लिए थे, उसका जो है वापस कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होने लगा। तो जाहिर सी बात है जब कर्ज नहीं वापस करेंगे तो प्रेशर आएगा, धीरे धीरे जो है आप डूबते जाएंगे, टूटते जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है पूरा विश्व जो है ये पूरे विश्व का जो व्यापार है वो पूरी तरह से जो है बहुत गंभीर समस्या से जूझ रहा था और ये मान चलिए कि वो नष्ट होने के कगार पे आ गया था। भारत और महामंदी की बात करेंगे तो महामंदी के कारण भारत के निर्यात व आयात का अर्ध पतन हो गया और प्राथमिक उत्पाद जैसे गेहूं और जूट ये 1929-30 के करीब में जो है 28-29-30 इसके करीब में जो इनका प्राथमिक उत्पाद था गेहूं और जूट था, उसका मूल्य वर्ष 1928 से 1934 के बीच तेजी से गिर गया। लेकिन औपनिवेशिक सरकार ने राजस्व की मांग को कम करने से मना कर दिया, इसलिए किसान बुरी तरह संकट में आ गए। अब मूल्य गिर गया, कर आपको उतना ही देना है तो कहाँ से दे पाएंगे? तो किसान जो इस तरह से फंस गए। इस अवधि के दौरान भारत कीमती धातुओं विशेष रूप से सोने का निर्यातक बन गया। इससे वैश्विक आर्थिक उगाही अर्थात आर्थिक व्यवस्था को वैश्विक रूप से बढ़ावा मिला, लेकिन इससे भारतीय किसानों को बहुत कम लाभ मिला। पूरे भारत में किसानों की दशा चिंताजनक हो गई। नियमित आय वाले लोगों को मूल्य के गिरने के कारण कम समस्या का सामना करना पड़ा। वर्ष 1931 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। अब विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण और युद्ध के बाद युग। द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम मानव के लिए और आर्थिक रूप से काफ़ी भयावह रहा। प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात करते हैं जो 1939 से 1945 तक चला था। ये मैंने बताया अभी कुछ समय में पहले कि 2 दशकों के प्रारंभ के बाद मतलब 2 दशकों के बाद प्रारंभ हुआ था युद्ध। धुरी शक्तियाँ नाजी जर्मनी, जापान और इटली और मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में कम से कम 6 करोड़ लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हुए। ठीक है। 1939 में विश्व की जनसंख्या जो है जितनी थी लगभग उसका 3% लोग मार दिए गए। ठीक है। और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण तो यूरोप और एशिया के विशाल भाग और कई शहर नष्ट हो गए। पुनर्निर्माण का लंबा कार्य और कठिन था। 2 महत्वपूर्ण प्रभाव जिन्होंने युद्ध के बाद पुनर्निर्माण को आकृति प्रदान की कि युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की प्रमुख राजनीतिक व आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। ठीक है। और दूसरा है सोवियत संघ महाशक्ति बन गया। इससे नाजी जर्मनी को हरा दिया सोवियत संघ। ठीक है। जर्मनी की पराजय हो गई। वो हिटलर जो था उसने आत्महत्या कर लिया। इसने स्वयं को कृषि देश से विश्व शक्ति के रूप में रूपांतरित कर लिया और यह कम्युनिस्ट युग के नेता के रूप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। ठीक है। अब युद्ध के बाद कुछ बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान, ठीक है, युद्ध के आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने मुख्य सबक तैयार किया। पहला यह था कि बृहत उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग की आवश्यकता थी। ठीक है। दूसरा यह था कि एक देश के दूसरे देश से आर्थिक संपर्कों से संबंधित था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य पाया जा सकता था यदि वस्तुओं, पूंजी और श्रम के प्रवाहों को नियंत्रित करने की शक्ति केवल सरकार के पास होगी तब। उसके बाद है औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ
बहुत से देश यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन थे। जो यूरोप के लोग थे, ठीक है, उन्होंने जो है अपने अधीन, जैसे भारत ही है। अब 1939 1945, अब भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके 2 साल बाद तो भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, तो अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका में अधिकांश उपनिवेश स्वतंत्र हो गए और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरे। लेकिन स्वतंत्रता उन देशों को गरीबी या संसाधनों की कमी से मुक्त नहीं कर पाई, क्योंकि औपनिवेशिक काल में उनका बहुत ज़्यादा जो है शोषण हो चुका था। उनकी अर्थव्यवस्थाएं और समाज औपनिवेशिक शासन की लंबी अवधि के कारण अक्षम हो गए थे। जैसा मैंने बताया अभी कि IMF और विश्व बैंक का गठन औद्योगिक देशों की वित्तीय ज़रूरतों के लिए ही किया गया था। लेकिन जैसे ही यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किया, तो ये IMF और विश्व बैंक पर अधिक निर्भर नहीं रहे। इस प्रकार 1950 के दशक के अंत से ब्रेटन वुड्स संस्थान विकासशील देशों की तरफ से अपना अधिकार अधिकतर हटाने लगा। उसके बाद जो है अगला टॉपिक है कि चीन की नई आर्थिक नीति। ठीक है, अब वैश्वीकरण वगैरह है, उसका चीन की जो है नई आर्थिक नीति है। तो चीन अपनी वर्ष 1949 की क्रांति से विश्व की युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था से अलग थलग था, परंतु चीन में नई आर्थिक नीतियों और सोवियत संघ के बिखरने तथा पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली साम्यवाद के समाप्त हो जाने के बाद बहुत से देश वापिस विश्व अर्थव्यवस्था के अंग बन गए। अंतिम 2 दशकों में चीन, भारत और ब्राज़ील जैसे देशों ने द्रुत गति से आर्थिक विकास में उपलब्धियां हासिल की। कुछ और बताते हैं, जैसे बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि वीटो क्या है। ये चैप्टर समाप्त हो गया, इससे रिलेटेड कुछ बातें बता देते हैं आपको। कुछ पूछा था वीटो क्या है, तो बता दें निषेधाधिकार, निषेध अधिकार कहते हैं, निषेधाधिकार। ठीक है, इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। ये है वीटो। ठीक है, सिल्क मार्ग एक दिन बताया भी थे पढ़ाते समय आपको कि समुद्र एवं जमीन से गुजरने वाला वह मार्ग जो एशिया के बड़े क्षेत्रों को जोड़ते हुए यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ता है। इस मार्ग में पश्चिमी देशों को चीनी सिल्क का निर्यात किया जाता था। एक और टॉपिक आता है प्राथमिक उत्पाद क्या होता है। तो वे उत्पाद जो सीधे प्रकृति की सहायता से प्राप्त होते हैं प्राथमिक उत्पाद कहलाते हैं। जैसे गेहूँ हो गया, कपास हो गया, धान हो गया, कोयला हो गया। कोयला खनिज पदार्थ है लेकिन प्रकृति हमें प्रदान करती है। उसके बाद बाजार कहाँ क्या होता है, तो बाजार को बता देंगे कि जहाँ वस्तुओं का लेन देन होता है वह स्थान बाजार कहलाता है। विनिमय वाला स्थान बाजार कहलाता है। ठीक है, उसके बाद कुटीर उद्योग क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में चलाए जाने वाले उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं। उसके बाद कुछ और आपको बता देते हैं कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम मानव के लिए और आर्थिक रूप से काफ़ी भयावह रहा। वो 19वीं शताब्दी में जो है 19वीं शताब्दी के अंत में व्यापार और बाजार विस्तृत हो गया। ठीक है, महामंदी के कारण भारत के निर्यात व आयात का अर्धपतन हो गया। वर्ष 1929 के आसपास जो है महामंदी शुरू हुई थी, अभी बताए थे 29, और ये 30 के मध्य तक जो है 1930 के मध्य तक बनी रही। इस चैप्टर में देख लीजिए और जो कुछ भी है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है।